नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सबकी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसे आपकी तैयारी चल रही है? साथ के साथ आपको ये बताना है कि क्या हमने हमारे दिन के टारगेट लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। हर एक क्लास की शुरुआत से पहले मैंने बार बार आपसे कहा है कि किसी भी दिन की शुरुआत से पहले शौच आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद हमें क्या करना है? हमें सर अपने दिन के टारगेट लिखने हैं। टारगेट यानी दिन का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि इस दिन से क्या हासिल करना है। अगर आज हमारी सांसें चल रही है ना तो हम बहुत लकी हैं। कुछ लोग हैं जिनकी आज सांसें ही नहीं चल रही। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें इस दिन को ऐसे ही नहीं जाने देना है, इससे बहुत कुछ हासिल करना है। अगर आज हम हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में क्या पढ़ेंगे हमें पता होना चाहिए। अगर आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे। अगर आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे। अगर आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे तो करंट अफेयर में क्या पढ़ेंगे, किस मंथ का करंट अफेयर पढ़ेंगे। इस तरीके के टारगेट आपके होने चाहिए। हम में से ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, टारगेट लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि सर आज मैं 1 घंटे हिंदी पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा? 1 घंटे। आज मैं 1 घंटे हिंदी पढ़ूंगा। सर आज मैं 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा? 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ूंगा। वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप टॉपिक के साथ लिखते हो ना कि टॉपिक में क्या पढ़ोगे, हिंदी में क्या पढ़ोगे, हिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ आपको लिखना है। ठीक है, उसके साथ साथ जो पढ़ा हुआ है वो परीक्षा तक हमारे दिमाग में सुनिश्चित रहे, उसके लिए बाबा आदम के जमाने से ये एक तरीका है जो कि चला आ रहा है। क्या है कि अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा है उसका रिवीजन कुछ विद्यार्थी कल ही कर लेते हैं कि चलो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, कुछ परसों कर लेते हैं। सबसे गलत तरीका। चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहती इस तरीके से। दिमाग किस तरीके से कार्य करता है इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, उसके आधार पर हम ये बात बता रहे हैं कि सर दिमाग 1-2 दिन में चीजें थोड़ी ना भूलता है। अगर आज कोई टॉपिक पढ़ लिया, क्या उसको कल कंप्लीट भूल जाओगे? नहीं, कल कंप्लीट नहीं भूल पाओगे। दिमाग लगभग 70% भूल चुका होता है चीजों को 5वें और 6वें दिन। 5वें और 6वें दिन इसी बात का फायदा उठाओ ना कि अगर 5वें-6वें दिन दिमाग 70% चीजों को भूल रहा है, आप 7वें दिन सरसरी निगाहों से देख लो उसको टॉपिक को। ठीक है, अच्छा उसके 14 दिन के बाद उसका एक बार सरसरी निगाहों से रिवीजन कर लो, चाहो तो 21 दिन के बाद। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आपको 21 दिन के बाद करना ही करना है। 2 रिवीजन तो कंपलसरी, ये सुनिश्चित करते हैं कि चीजें कितने लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगी। मेरा यकीन मानना बहुत लंबे समय तक चीजें रहने वाली हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रिवीजन कैसा कि अगर एक टॉपिक 1 घंटे में पढ़ा है तो सर रिवीजन करते समय क्या हम 1.5 घंटा लगा दें उसका? बिल्कुल गलत। नहीं, ऐसा नहीं करना है। रिवीजन करते समय 1/10 समय, यानी 6 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो, इससे ज्यादा नहीं। बस देखना होता है सरसरी निगाहों से कि हाँ ये हमने पढ़ा है। दिमाग बहुत स्मार्ट है आपका, वो हर चीज है रिकॉल कर लेगा। हमारे साथ सानी प्रताप जी हैं, नीलम कुमारी जी हमारे साथ हैं, माँ लक्ष्मी म्यूजिक वर्ल्ड 2.0। अरे भाई साहब बड़ा खतरनाक नाम है जी आपका। सर जी रिकॉर्डिंग क्लास है। अरे किसने कहा कि रिकॉर्डिंग क्लास है जी? किसने कहा? सक्सेना जी कह रहे हैं गुरुजी यूपीएससी सीसेट के लिए है ये क्लास। बिल्कुल यूपीएससी सीसेट के लिए क्लास है। और आनंद तिवारी जी कह रहे हैं गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी। चंदन जी हमारे साथ, रॉयल जी हमारे साथ, सम्राट जी हैं, अमन यादव जी हैं, प्रताप जी हैं, ट्रेंडिंग जी हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप? स्वस्थ हैं ना? अच्छे हैं? चलिए शुरू करते हैं क्लास। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे है। राधे राधे के साथ पहला सवाल क्या पूछ रहा है? देखिए ये एक वर्णमाला से सवाल आया है, ध्यान से इस सवाल का उत्तर बताइएगा। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? इस तरीके के सवाल जो है स्टेट वाली परीक्षाओं में तो बहुत देखने को मिलते हैं। हमें पता है ना कि हिंदी कितने स्टेट की परीक्षाओं में आती है। यानी हमने इस भारत के मैप पर चर्चा करी थी और हमने कहा था कि 10 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने माना है कि हिंदी हमारे राज्य की राजकीय भाषा होगी, शासकीय भाषा होगी। मतलब उस राज्य के जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वो हिंदी में होंगे, उन राज्य की राजभाषा हिंदी होगी। केंद्र की तो है ही। एक तो सर है हमारा, एक तो है जी हमारा उत्तर प्रदेश पहला स्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य हैं, 9 के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली। कुल मिलाकर 10 राज्यों की परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है। इसी को हिंदी बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हिंदी बेल्ट कहते हैं। इन राज्यों की आपकी कोई भी परीक्षा हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए इस वाले सवाल पर निगाहें थोड़ी सी गड़ाइए और बताइए क्या हो सकता है इस सवाल का उत्तर। थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे आज, ठीक है, डीप में चलेंगे। गुरुजी मैं क्लास 11 में हूं, मैं पढ़ सकता हूं क्या? क्यों नहीं पढ़ सकते आप? किसने मना किया बिना पढ़ने से आपको? ठीक है, जरूर पढ़िएगा। अब देखिए यहां पर एक सवाल आया है कि सर अल्प प्राण क्या आया है? अल्प प्राण। ये 4 टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक है अल्प प्राण, एक है महाप्राण, कई बार सगोश अघोष से भी सवाल आते हैं, उनको भी अभी देख लेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण।
शब्द से समझते हैं, शब्द से, या तो देखो रट लो उस चीज को या फिर आप शब्द से समझ लो। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों शब्दों को देखूं, देखिए यहाँ पर एक शब्द है अल्प, क्या है अल्प, और अल्प के साथ जोड़ा गया है प्राण। यहाँ पर अल्प शब्द का अर्थ है कम और प्राण शब्द का अर्थ क्या है? प्राण शब्द का अर्थ यहाँ पर लिया गया है वायु से। किससे लिया गया है? वायु से। यहाँ पर इस शब्द का अर्थ है वायु, यानी जिन भी वर्णों को बोलने में मुंह से कम वायु बाहर आएगी वो क्या होंगे? वो होंगे अल्प प्राण। अब सर कम कम वायु किस वर्ण को बोलने में आएगी? अब जरा यहाँ पर गौर करिए, मैंने आपके सामने का वर्ग लिखा, क ख ग घ अंगा। बचपन में हमारे जो शिक्षक होते थे विद्यालय में या फिर स्कूल में, या फिर जो माता पिता होते थे, पीट पीट कर सिखाए हैं वो लोग, का से कबूतर, खा से खरगोश, ऐसे ना। कुछ हरियाणा वाले जो राज्य के स्टूडेंट है ना, वो इसको बोलते हैं के। क्या बोलते हैं? के। इसको बोलते हैं खे। कैसे बोलते हैं? के, खे, गे। ना तो एक खे गे है। कुछ बिहार वाले विद्यार्थी जो है वो इसको ऐसे बोलते हैं को, खो। ना तो एक को खो है, ना ही के खे है। ये सिंपल है क ख ग। तो ऐसा बोलना आज से बंद करिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जरा, अब मैं आपको पूछता हूं कि बताइए, का को उच्चारित करिए और खा को उच्चारित करिए। देखिए कि किस वर्ण को बोलने में मुंह से ज्यादा वायु बाहर आ रही है। महसूस करिए आप खुद ही। का को बोलिए और खा को बोलिए, महसूस करो जरा दोनों वर्णों को। बोलो क ख। किसको बोलने में ज्यादा वायु बाहर आई? क ख, क ख। महसूस करो, बताओ किस वर्ण को बोलने में मुंह से ज्यादा वायु बाहर आ रही है। तो आप कहोगे कि सर जैसे ही हम का को बोलते हैं ना, तो इसको बोलने में उतनी वायु बाहर नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही खा का उच्चारण कर रहे हैं तो मुंह से ज्यादा वायु बाहर आ रही है। बोलो जरा ख क ख। खा को बोलने में ज्यादा वायु। इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और ये जो चौथा वर्ण है, इसको बोलने में मुंह से ज्यादा वायु बाहर आती है। और जहां से भी ज्यादा वायु बाहर आएगी उसे कहेंगे महाप्राण। महाप्राण यानी ज्यादा वायु बाहर आने वाले। हमसे पूछा गया है अल्प प्राण। अल्प प्राण की बात करें, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। यानी प्रत्येक वर्ग का सर पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। अंतयस्थ वर्ण, अंतयस्थ वर्ण यानी य, र, ल, व, ये अल्प प्राण होते हैं। और साथ के साथ जितने भी हमारे स्वर हैं सभी अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वरों को बोलने में मुंह से कम वायु बाहर आती है। ठीक है जी, ये चीज पता चल गई हमें। महाप्राण की बात करें, साथ के साथ इसके साथ ऊष्म वर्ण जुड़ते हैं, यानी सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, हा से आती, इनको भी बोलने में मुंह से ज्यादा वायु बाहर आती है। अल्प प्राण पूछा गया कम वायु वाला, तो विकल्प क्रमांक ए इसका एकदम से सटीक उत्तर होगा। ए उत्तर आ गया सभी का। अगर ए उत्तर आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो गई भैंस पानी में। आगे चलिए, अब देखिए इस वाले सवाल का उत्तर बताओ। साथ के साथ सीखो सघोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी परीक्षाओं में कई बार आया है, सघोष और अघोष। सघोष और अघोष एक होता है। अब जरा ध्यान से समझते हैं इस टॉपिक को। सर ये वाला जो शब्द है ये दो प्रकार के शब्दों से बना है। एक सा के साथ घोष को जोड़ने से बना है, और सर ये आ के साथ घोष को जोड़ने से बना है। आ के साथ घोष को जोड़ने से। आ शब्द अगर किसी के प्रारंभ में जुड़ता है इसका अर्थ हो जाता है नहीं, और घोष शब्द का अर्थ होता है कंपन। क्या होता है? कंपन। कंपन यानी एक प्रकार की गूंज को कहते हैं। किसको कहते हैं? एक प्रकार की गूंज को कहते हैं, एक प्रकार की नाद को कहते हैं। नाद यानी एक प्रकार की झंझनाहट होती है। ठीक है, चलिए, जिन भी वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंझनाहट नहीं होती वो अघोष है, और जिन वर्णों के उच्चारण में झंझनाहट होती है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सर हमारे सघोष। कुछ लोग इसको घोष भी कह देते हैं, केवल घोष भी कह देते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ऐसे तो रटने से कोई फायदा नहीं। क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 वर्ड लिखे गए हैं। अब जरा ध्यान से देखना, इनको बोलना। क, ख, ग, घ, अंगा। महसूस करो कहां से आपके स्वर तंत्रियों में हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा है। स्वर तंत्री अर्थात ये जो हमारी नासिका है ना, ये जो नाक है, ये मुंह के अंदर किसी एक भाग से जुड़ी है। इसका एक स्रोत मुंह के अंदर खुलता है। ठीक है, तो वहां पर हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होगा। महसूस करना, बोलो जरा। क, ख, कोई भी वाइब्रेशन महसूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही गा आपने बोला, क, ख, ग, घ, अंगा, महसूस करो। तो जैसे ही आप गा को बोलते हो हल्का सा वाइब्रेशन होता है। बोलकर देखो, चाहे पड़ोसी कुछ भी कहें आपके, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलकर देखना है। चौथा, पांचवा, सर ये क्या है? इन्हें हम कहते हैं सघोष, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है।
क्या होता है, सगोस होता है। उसके साथ अगोस की बात करें, पहले और दूसरे क्या होते हैं, अगोस होते हैं। साथ के साथ सर जितने भी हमारे जितने सभी अंत्यस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं, अंत्यस्थ। अंत्यस्थ यानी यर लव, एक सर य र ल व, ये भी सगोस होते हैं। और एक ऊष्म वर्ण हा से हाथी सगोस होता है। साथ के साथ सभी स्वर भी क्या होते हैं, ये भी सगोस होते हैं। अगोस, अगोस में 3 ऊष्म वर्ण आ जाते हैं, सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा और सवाल वाला सा, ये अगोस होते हैं, याद रखिए। एक शब्द हमसे पूछा गया है, जरा देखिए उपसर्ग का प्रयोग कहां पर नहीं हुआ है, इंटरेस्टिंग सवाल है, उत्तर बताइएगा जरा। रजनीश जी कह रहे हैं गुरुजी अगोस होते हैं पहले और दूसरे, बिल्कुल सटीक उत्तर है जी आपका। राजकुमार जी आर्य कह रहे हैं गुरुजी इस सवाल का उत्तर हमें ए लग रहा है, क्या लग रहा है, ए। अब देखिए हमसे पूछा गया है सर उपसर्ग, उपसर्ग के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि सर ये जो उपसर्ग है ना शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। याद करिए हमारे कंप्यूटर जी, उनकी शादी हुई, शादी होने पर उनकी धर्मपत्नी ने हार मांगा गिफ्ट में कि कहीं से लाकर दो, 9 लाख का हार दिलाओ जी हमको, तो हमको हार चाहिए, बिना हार के हम मानने वाले नहीं हैं। तो बेचारे कंप्यूटर जी शादी में बहुत खर्चा हुआ तो कहां से हार लेकर आएंगे, हार नहीं दिया, तो उनकी धर्मपत्नी ने इसके आगे एक शब्दांश जोड़ दिया, कुछ जोड़ दिया इसके आगे, और मूल शब्द बन गया जी प्रहार। फिर तो कंप्यूटर जी के ऊपर इतने प्रहार होते हैं कि सारा काम मैं ही करूं क्या, घर का काम भी मैं करूं, सासू माँ के ताने भी मैं सहूं, खाना भी मैं बनाऊं, झाड़ू पोंछा भी मैं करूं, बाहर जॉब भी मैं करूं, और जैसे ही हमारा बर्थडे आया तुमने हार नहीं दिया। अब कंप्यूटर जी की माया कंप्यूटर जी जाने। ये जो आगे जोड़ा गया है ना, यही कहलाता है उपसर्ग, जो कि शब्द सहायता में शब्द की बढ़ोतरी में सहायता देता है। इससे हम नए शब्द बना सकते हैं। इस शब्द के आगे जोड़ा एक नया शब्द बन गया। सर कुछ उपसर्ग होते हैं संस्कृत भाषा के, किसके होते हैं, कुछ उपसर्ग संस्कृत भाषा के हैं, कुछ उपसर्ग हिंदी भाषा के हैं, कुछ उपसर्ग उर्दू भाषा के हैं, उर्दू भाषा के। संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं हमारी हिंदी में मूल रूप से 22 विद्यमान है, और हिंदी भाषा के पहले तो करना 10 उत्तर, 10 ना मिले तो 13 उत्तर। उर्दू भाषा के 19 उपसर्ग होते हैं, कितने होते हैं, 19 उपसर्ग। अब देखिए कहां पर आगे उपसर्ग जोड़ा गया है, जरा देखिए सर। यहां पर तो पहला शब्द है नीर, नीर के अंत में सा जोड़ा गया है, नीरस। इस नीरस शब्द का अर्थ होता है जहां पर रस विद्यमान नहीं है, रस यानी जो रस रहित है, रस जिसमें है ही नहीं, बेस्वाद का कह सकते हैं इसको। चलिए नीरंद्र, नीरंद्र शब्द का अर्थ होता है कुछ छिद्र टाइप से जहां पर वाष्पीकरण होता हो। चलिए नीरव शब्द का अर्थ होता है शांत, यहां पर एक शब्द है सर नीरज, क्या है, नीरज। अब बताइए जरा कहां पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, कहां पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए जरा। हाँ डी उत्तर आ गया, हाँ भाई डी वाला बिल्कुल सटीक उत्तर है। देखिए यहाँ पर जो मूल शब्द है ना वो है नीर, नीर के अंत में जा जोड़ा गया है। ये जो अंत में जा है ना इसे कहते हैं उपपद, क्या कहते हैं, उपपद। किसी भी शब्द के अंत में अगर कोई अकेला वर्ण जोड़ा जाए और जिसका अपने आप में अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं, उपपद। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है उपपद की। जैसे देखिए यहां पर समझना, मैंने एक शब्द लिखा जल, और जल के अंत में जा जोड़ा, ध्यान से समझिएगा इसको, जा। जल शब्द का अर्थ हमें पता है, लेकिन जा जो शब्द है इसका अर्थ होता है जन्म लेना, क्या होता है, जन्म लेना। तो जिसका जन्म जल में हुआ होगा वो कहलाएगा जलज, क्या कहलाएगा, जलज। अब देखिए ये अकेला वर्ण है, अकेले वर्ण का अपने आप में अर्थ है जन्म लेना। जहां पर अकेले वर्ण का अपने आप में अर्थ होता है उसे कहते हैं उपपद, क्या कहते हैं उसको, उपपद। लिख कर रखिए इसको, ठीक है। चलिए जलज यानी जल में जन्म लेने वाला। शंख का जन्म सर जल में होता है, कमल का जन्म सर जल में होता है, मछली का जन्म सर जल में होता है, मछली के साथ साथ मोती का जन्म जल में होता है। ये सभी का पर्यायवाची बनेगा, सिर्फ कमल का नहीं बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि सर एक और उपपद है जिसका नाम है द, अगर जल के पर्यायवाची में मैंने अंत में द जोड़ा, एक शब्द निकल कर आएगा सर जलद, क्या निकल कर आएगा, जलद, जलद। जल, इस द का अर्थ क्या है, द का अर्थ है सर देने वाला, इंपोर्टेंट शब्द है, क्या है, देने वाला। ये भी एक प्रकार का उपपद है। जल देने वाला कौन होगा, जलद। किसका पर्यायवाची बनेगा, जल देने का कार्य कौन करता है, बादल। इंपोर्टेंट है, लिख कर रखिए। जिस भी शब्द के अंत में दा देखो उसका अर्थ लगा देना देने वाला। जैसे मैंने एक शब्द लिखा श्रीद, क्या लिखा, श्रीद। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, धन। धन देने वाले को क्या कहेंगे, कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची बनेगा, किसका बनेगा, कुबेर का। एक और उपपद है सर जिसका अर्थ होता है ग। ग का अर्थ क्या होता है, गमन करना, क्या होता है, गमन करना यानी चलना, गमन करना यानी चलना। जैसे देखिए मैंने एक शब्द लिखा उरग, क्या लिखा मैंने, उरग। दो प्रकार के शब्दों से बना है, एक शब्द है यहाँ पर उर और एक शब्द है ग। उर शब्द का अर्थ क्या होगा, उर शब्द का अर्थ होगा सर हृदय, क्या होगा, उर शब्द का अर्थ
हृदय कहते हैं उर को। और गा का अर्थ क्या होगा? गा का अर्थ होगा गमन करना यानी चलना। इसी से पर्यायवाची बनते हैं, इसी से पहचानते हैं पर्यायवाचियों को कि सर कहीं पर गा है तो उसका अर्थ क्या है? गमन करना यानी चलना, यानी जो अपने हृदय से चलता हो। अपनी छाती के बल कौन चलता है? कौन चलता है अपनी छाती के बल? गुरुजी नागराज चलते हैं अपनी छाती के बल, सांप चलता है। सर्प का पर्यायवाची होगा, केंचुए का पर्यायवाची होगा, केंचुआ भी चलता है। जो भी छाती के बल चलेगा वो उरग होगा। इसी तरीके से अगर मैंने एक शब्द लिखा मृग, क्या लिखा मैंने? मृग। दो प्रकार के शब्दों से बना है, एक शब्द है मृ और मृ के साथ जोड़ा गया गा। अगर आप जानते हो कि गा अगर किसी के अंत में है उसका अर्थ है सर चलना, गमन करना, तो बस हमें इस मृ का अर्थ क्या होगा? मृदा। मृदा के साथ साथ जोड़ा गया है चलना। गा का अर्थ है ना चलना, जो सर मृदा पर चलता है उसे मृग कहते हैं। लेकिन बचपन से हमें क्या सिखाया गया है कि मृग का अर्थ होता है हिरण। बिल्कुल सही है, होता है, लेकिन केवल हिरण थोड़ी ना होता है मृग का अर्थ। भाई हिरण मृदा पर चलता है इसलिए मृग हिरण को कहते हैं, लेकिन मृदा पर तो मनुष्य भी चलता है, मनुष्य को भी कहेंगे। मृदा पर हिरण भी चलता है, हिरण को भी कहेंगे। मृदा पर हाथी भी चलता है, हाथी को भी कहेंगे। मृदा पर खरगोश भी चलता है। जो भी मृदा पर चलेगा सभी को क्या कहा जाएगा? सभी को मृग कहा जाएगा। लेकिन बचपन से हमने सीखा है कि मृग जो है केवल हिरण का पर्यायवाची होगा। इसी तरीके से कुछ और उपपद है, जैसे मैंने कहा मुझे बताइए ल, ला का अर्थ क्या होगा? मैंने बताइए पा का अर्थ क्या होगा? किसी शब्द के अंत में आ जाए। इसी तरीके से सर किसी शब्द के अंत में ज्ञ आ जाए उसका अर्थ क्या होगा? देखिए ला का अर्थ होता है लाने वाला, लाने वाला। पा का अर्थ होता है पीने वाला, क्या होता है? पीने वाला। जैसे एक शब्द लिखा मैंने पादप, क्या लिखा? पादप। आपको तो केवल इतना सा चयन करना है कि सर इसके अंत में पा है, इसके अंत में पा है। पा का अर्थ होगा पीने वाला। तो यहां पर दो प्रकार के शब्द हैं, एक शब्द है सर पाद और पा के साथ जोड़ा गया है प। इस पाद शब्द का अर्थ होता है पैर और इस पा का अर्थ अब हमें पता चल गया पीने वाला, पीने वाला। तो सर जो अपने पैरों से पीता हो वो पादप होगा। अब पैरों से कौन पीता है? अगर आपने किसी वृक्ष में पानी दिया होगा तो क्या पत्तियों से पानी पिएगा? नहीं सर, जड़ से पानी पिएगा। जड़ उसके पैर ही तो है। तो सर वृक्ष को कहते हैं, पेड़ को कहते हैं पादप। इसको पेड़ को। इसी तरीके से अर्थ लेते हैं। जैसे मैंने कहा एक शब्द लिख दिया जी मैंने, कुशल। इस शब्द का अर्थ बताओ, कुशल शब्द का अर्थ क्या होगा? कल भी बताया है। आगे चलो, अगला वाला सवाल ये रहा कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? इंपोर्टेंट सवाल है, लिख लो। कोई बताओ ना प्लीज, कितने बजे स्टार्ट हुआ है? कितने बजे स्टार्ट हुआ है? अभी तो स्टार्ट हुई है मुश्किल से 10-15 मिनट पहले क्लास स्टार्ट हुई है। 4:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है। चलिए अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप हिंदी को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से, तो आपके ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को जरूर भरना। और कितने विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि एक हिंदी का फाउंडेशन, मतलब जीरो से शुरू करेंगे कि सर ये हिंदी है क्या, कहां से बनी है, और इसके अंत तक हम पहुंचेंगे कि हिंदी का हमारी परीक्षाओं में क्या महत्व है, कितने सवाल हैं, बिल्कुल जीरो से और फाउंडेशन तक, उच्च तक। कितने लोग चाहते हैं कि इस तरीके का कोई बैच आए? जरा यस में कमेंट करके मुझे बताना। जरा बताइएगा, जरा इस वाले सवाल का उत्तर बताओ। देखिए इस वाले सवाल को करने के लिए ना हमें इसकी भूमिका समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? इसकी भूमिका। ठीक है, देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि गुरुजी हाँ जी हम एकदम तैयार हैं। यस सर, एकदम हम तैयार हैं कि एक फाउंडेशन बैच आना चाहिए। जी हाँ, देखिए ये आपका, ये आप सभी का प्यार है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसके लिए ना हमें ये वाला मैप समझना पड़ेगा। ये वाला मैप, ये वाला मैप समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, डीप में पढ़ते हैं। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं डीप के लिए? चलिए, खासकर यूपीएससी और पीसीएस वाले जरा ध्यान देंगे। अब जरा देखिए, ये जी हमारा भारत का मैप है। ठीक है ना, ये भारत, क्या भारत इसमें ही है, ये हमारे वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा कटोरे वाला पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, ये ईरान है। अब हमें यहां पर ध्यान देना है कि सर जो ईरान का ये क्षेत्र है ना, ये इसे कहा जाता है ब्राइदेस्तान। क्या कहते हैं इसको? इस क्षेत्र को कहते हैं, यहां लिख देता हूं, ब्राइदेस्तान। क्या कहते हैं इस क्षेत्र को? ब्राइदेस्तान। अगर इस क्षेत्र में एक मान्यता है कि सर यहां पर एक प्रजाति रहती है जिसका नाम है आर्य। क्या नाम है? आर्य। और आर्यों का जो मुख्य कार्य है वो है पशुपालन। और आर्यों को अपने आप पर बड़ा ही घमंड है। घमंड क्यों है? वो कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी भाषा है जिसमें देवता बात करते हैं, देव भाषा है जी हमारे पास। बहुत अच्छी बात है। अब ये जो क्षेत्र है ना ईरान का, यहाँ पर बहुत सारे प्रलय, भूकंप आदि आने लगते हैं।
जैसे अगर किसी एक स्थान पर प्रलय भूकंप आदि आते हैं ना, तो वहां के लोग कहते हैं कि अब इस स्थान को छोड़ने में ही भलाई है, अब इस जगह को छोड़ ही दो। जैसे हमने कोविड में देखा था कि कुछ लोग जो बाहर काम कर रहे थे उस स्थान को छोड़ छोड़ कर जाने लगे समस्या आने पर। यही चीज यहाँ होती है, यहाँ पर अगर भूकंप आ रहे हैं, प्रलय आ रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो आर्यों ने अपने पशुओं को उठाया और यहाँ से उन्हें पता चला कि आगे कोई हरियाली वाली जमीन है, आगे कोई हरियाली वाली जमीन है, तो यहाँ से अपने कबीले को लेकर चलते हैं, यहाँ से अपने कबीले को लेकर चलते हैं। और यहाँ पर आने के बाद जो उनका कबीला है वो दो भागों में विभाजित होता है। पहले कबीले का नाम पड़ता है केतुम, ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है, क्या नाम पड़ता है? केतुम। और दूसरे वाले कबीले का नाम पड़ता है सतम, क्या नाम पड़ता है? सतम। ये जो केतुम वाले कबीले लोग थे ये तो चले गए यूरोप की तरफ। कहाँ चले गए? यूरोप की तरफ। और जो यूरोप की जो भाषाएं हैं उनमें अपना योगदान ये दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये जो सतम वाला कबीला है ये धीरे धीरे और आगे बढ़ता है, यहां तक आ जाता है। और यहाँ पर आने के बाद फिर से इसका कबीला तीन भागों में टूटता है, तीन भाग, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन भागों में इसका कबीला टूटा। पहले भाले भाग ने कहा कि आगे तो हम जा तो रहे हैं लेकिन आगे कोई हरियाली वाली जमीन है ही नहीं, हरियाली वाली जमीन है ही नहीं। तो ये वाला जो कबीला है वापस से ईरान की तरफ लौट गया कि हम नहीं जा रहे जी आगे, वापस से चला गया। दूसरे वाले कबीले ने कहा कि चलो हम तो अपना रास्ता चेंज करते हैं और ये पहाड़ों की तरफ जाकर बसा। और अगर ये पहाड़ों की तरफ जाकर बस रहा है तो इसका नाम हो रहा है दरद। इसका नाम क्या हो रहा है? इसका नाम पड़ गया दरद। इसमें बहुत दर्द था, ठीक है ना, ये सवाल आ चुका है। और जो तीसरा वाला कबीला था ये वास्तव में भारत में प्रवेश करता है, ये वास्तव में भारत में प्रवेश करता है। अब देखिए भारत में जैसे ये प्रवेश करते हैं, भारत में तीन चार चीजें अलग होती हैं। पहली चीज क्या होती है कि एक तो आर्य भारत में आ गए, एक तो आर्य भारत में आ गए। कौन आ गए? आर्य भारत में आ गए। इसीलिए नॉर्थ इंडिया को क्या कहते हैं? आर्यवर्त कहते हैं। आर्य भारत में आ गए। आर्यों का पशु भारत में आ गया, आर्यों की भाषा भारत में आ गई, आर्यों की भाषा भारत में आ गई। जब अनुमान लगाया गया कि ये समय कौन सा रहा होगा, तो समय के बारे में एक अनुमान लगा कि जब ये जो कबीला है, अगर ये कबीला भारत में आता है तो इस कबीले का नाम पड़ता है भारतीय आर्य कबीला। क्या पड़ता है? भारतीय आर्य कबीला। इसे ही कहते हैं भारतीय आर्य कबीला, ठीक है ना, जिस कबीले से आर्य भारत आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चलो संस्कृत यहाँ पर आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो पहले से लोग रहा करते होंगे वो भी तो कोई भाषा बोलते रहे होंगे, लेकिन उसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि अगर इस वाले क्षेत्र को आपने भारत कहा है, भारत का जो पहले वाला क्षेत्र था ना, ये पूरा वाला क्षेत्र भारत ही था, जिसको भारतवर्ष कहा करते थे हम। तो जो आर्य हैं वो भारत के ही निवासी थे, कहीं और से नहीं आए। बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में वो जगह कहां पर पड़ती है? ईरान में पड़ती है। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में चीजों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमारे भारत का एक फेमस ग्रंथ है जिसका नाम है, मतलब देखो प्रसिद्ध ग्रंथ है, ऋग्वेद। क्या नाम है? ऋग्वेद सर उस ग्रंथ का नाम है। और ईरानियों का जो फेमस ग्रंथ है उसका नाम है जैत अवेस्ता, जैत अवेस्ता। इस ग्रंथ की और ऋग्वेद की भाषा लगभग समान देखने को मिलती है, इसलिए हम कहते हैं कि जो आर्य थे वो यहीं से आए। ये प्रूफ है, ठीक है ना, ये प्रूफ है। जब समय का अनुमान लगाया गया तो समय निकला कि सर 1500 ईसा पूर्व, लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत आते हैं। ज्यादा डीप तो नहीं हो गया? अगर ज्यादा डीप हुआ है तब तो यहीं तक छोड़ते हैं, वरना देखो अब चीजें इंटरेस्टिंग होंगी। इस वाले सवाल के लिए सर हमें यह पढ़ना था कि पहले हमें समझनी है अपभ्रंश किसे कहते हैं। अब समझेंगे। देखिए, अब देखिए, जो भारत में संस्कृत आती है ना, जो भारत में संस्कृत आती है वो आती है सर 1500 ईसा पूर्व में। इसमें आती है 1500 ईसा पूर्व में सर भारत में संस्कृत आ गई। और जिस रूप में संस्कृत आती है इसमें वेदों की रचना होती है, इसलिए इसका नाम होता है वैदिक संस्कृत। क्या नाम होता है? वैदिक संस्कृत। देखिए, भाषा की प्रवृत्ति होती है कि भाषा नियमित तौर से परिवर्तित होती है, नियमित तौर से परिवर्तित होती है। मैंने कहा कि अगर हम पुराने जमाने में अपनी माता जी को मातृ कहा करते थे तो आज क्या कहते हैं? आज कहते हैं माता। फिर सर ये शब्द मम्मी में बन गया, फिर सर ये शब्द माँ में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना। तो भाषा नियमित तौर से कठिन से सरल की तरफ बढ़ती है। यही कॉन्सेप्ट यहां पर लागू हो रहा है कि सर जो वैदिक संस्कृत है ना, इसका बोलबाला रहता है 500 सालों तक, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक सर इसका बोलबाला रहा, 1000 ईसा पूर्व तक। फिर इसमें थोड़े से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और जो पहला परिवर्तन देखने को मिला उसे हमने कहा लौकिक संस्कृत। क्या कहा? लौकिक संस्कृत सर हमने कहा लौकिक संस्कृत। इंपोर्टेंट है, चाहो तो लिख भी सकते हो।
सर वैदिक संस्कृत में वेद हमें प्रमाण के रूप पर मिलते हैं। लौकिक संस्कृत का जो प्रमाण है, कभी गीता की भाषा पढ़ना, कभी रामायण की भाषा पढ़ना, कभी महाभारत की भाषा पढ़ना, वो सभी लौकिक संस्कृत है। ये इसके प्रमाण है, ठीक है, ये इसके प्रमाण। इसका जो समय रहता है सर, ये रहता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये इसका समय है। उसके बाद सर जो परिवर्तन होता है वो होता है भगवान बुद्ध की भाषा में, पाली में। किसमें होता है? पाली। और पाली के जो प्रमाण मिलते हैं, भगवान बुद्ध के उपदेश मिलते हैं और उनके ग्रंथ मिलते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक की भाषा क्या है? यही है। उसके बाद सर इसका जो समय है ये है सर 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी में अब हम प्रवेश कर गए, 1 ईस्वी इसका समय है। उसके बाद सर इसका जो परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है किसमें? पाली के बाद सर ये प्राकृत में परिवर्तित हो रही है। महावीर जैन जी के उपदेश इसी भाषा में मिलते हैं। समय क्या है सर इसका? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी इसका समय है। इसका जो परिवर्तन अगला हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है सर अपभ्रंश में। किसमें हो रहा है? अपभ्रंश में, जिससे सवाल आया है। अपभ्रंश का जो समय बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है सर 500 ईसा पूर्व से, यहां लिख दे रहा हूं, 1000 ईस्वी। और इसका जो परिवर्तन हो रहा है आगे चलकर, यही परिवर्तित हो रही है हिंदी में। हिंदी में परिवर्तित हो रही है। और हिंदी का जो समय देखने को मिलता है 1000 ईस्वी से हमें हिंदी के प्रमाण देखने को मिलते हैं। जब हम रासो साहित्य पढ़ते हैं ना, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, तो रासो साहित्य की भाषा देखने पर पता चलता है कि हाँ, यहां से हिंदी शुरू हो रही है। 1500 ईसा पूर्व से चले थे, हिंदी के पहले सबूत मिले 1000 ईस्वी में। सवाल आता है कि संस्कृत से हिंदी बनने में कितना समय लग गया? कितना समय लगा जी? संस्कृत से हिंदी बनने में कितना समय लगा? 1500 ईसा पूर्व से चले थे सर, 1500 ईसा पूर्व से चले थे। हिंदी के पहले प्रमाण मिले 1000 ईस्वी में। 1500 से 1 ईस्वी आने पर सर 1500 साल तो ये लग गए, और 1 ईस्वी से 1000 ईस्वी आने पर 1000 साल ये लग गए। कुल मिलाकर 2500 वर्ष लग गए सर। कितने लग गए? 2500 वर्ष लग गए संस्कृत से हिंदी बनने में। 500 साल लग गए, अरे सुधर जाओ रे, 500 साल नहीं, 2500 साल लग गए। कितने लग गए? 2500 साल। और ये छोटा मोटा समय नहीं होता, 2500 साल का इतना लंबा परिवर्तन और 2500 वर्ष समय। यानी भाषा के परिवर्तन में सर समय चाहिए होता है, एक दिन में भाषा नहीं बदलती। हम और हमारे कंप्यूटर जी ना, हमारे दिल्ली में एक स्थान है मुखर्जी नगर, जहां पर बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग। तो हमने एक कोचिंग के बाहर बोर्ड देखा, हम और हमारे कंप्यूटर जी शाम के समय टहल रहे थे, तो हमने कोचिंग के बाहर बोर्ड देखा और उस बोर्ड पर लिखा था इंग्लिश बोलना सीखें मात्र 5 मिनट में। इंग्लिश बोलना सीखें मात्र 5 मिनट। मैंने कहा कितनी अच्छी संस्था है, कितनी अच्छी कोचिंग है कि सर ये हमारी हिंदी भाषा को इंग्लिश में हमें इंग्लिश बोलना सिखा रही है मात्र 5 मिनट में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो हमारे कंप्यूटर जी गए दौड़कर, और वो गए और मुश्किल से देखो 5 मिनट तो नहीं, 10-15 मिनट के बाद आते हैं बाहर, फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए बाहर आते हैं, फर्राटेदार। मैंने कहा ये भाषा तो मुझे भी सीखनी है, और ये टेक्निक तो मुझे भी सीखनी है कि कैसे 10-15 मिनट में कोई इंग्लिश बोल सकता है। जैसे ही मैं कोचिंग संस्थान के अंदर गया, वो कोई कोचिंग संस्थान नहीं था, वो था एक ठेका। वो क्या था? वो था एक ठेका, और ठेके के बाहर बोर्ड लगा कर रखा था कि इंग्लिश बोलना सीखे मात्र 5 मिनट में। मैंने कहा ऐसे भाषा परिवर्तित नहीं होती। भाषा के परिवर्तन में समय चाहिए होता है, और पर्याप्त समय चाहिए होता है। एक दिन में भाषा थोड़ी ना परिवर्तित हो जाएगी कि कोई 5 मिनट में भाषा आपकी परिवर्तित कर दे। ऐसी भाषा आपको भी परिवर्तित नहीं करनी, वरना किसी नाले वाले से निकाल कर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए जी, अब देखिए हमसे पूछा गया कि सर स्वरों की संख्या। अब देखिए यहां से सवाल आते हैं। अगर हम बात करें कि सर संस्कृत, ये भी वैदिक संस्कृत है, ये भी लौकिक संस्कृत है, ठीक है ना, इन दोनों में जो स्वरों की संख्या प्रयोग हो रही है वो हो रही है 13। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में 13 स्वर प्रयोग होते हैं, जिसमें से सर 9 स्वरों को तो आम तरीके से प्रयोग करते हैं, 4 स्वर रिजर्व रखे गए हैं कि हम इनका प्रयोग रेयर बाई रेयर केस में करेंगे। अगर हम यहां पर बात करें ना पाली की, तो पाली भाषा में जो स्वरों की संख्या प्रयोग हो रही है वो हो रही है 10। कितनी हो रही है? 10। लिख कर रखिए, इसको सवाल आ सकता है, अगर अपभ्रंश में पूछ सकता है, किसी भी भाषा में पूछ सकता है, 10। और यहां पर सर री से ऋषि का प्रयोग नहीं हो रहा। हमारी हिंदी में स्वरों की संख्या है 11। 11 में से अगर री से ऋषि को हटा देंगे ना, तो यहां पर सर 10 स्वरों की संख्या प्रयोग हो रही है। अच्छी बात है। प्राकृत में जब आते हैं सर, यहां भी 10 स्वरों की संख्या प्रयोग होती है, और री से ऋषि का प्रयोग यहां पर भी देखने को नहीं मिलता। कितने स्वर प्रयोग होते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि कौन सा स्वर प्रयोग नहीं होता। आगे चलिए, अपभ्रंश की बात करें तो सर यहाँ इस भाषा में 8 स्वरों का प्रयोग होता था। यहाँ पर हिंदी से तुलना करके देखें तो ना तो री से ऋषि का प्रयोग होता है, री से ऋषि का तो प्रयोग केवल हिंदी में और संस्कृत में होता है बस।
है ना, हिंदी में और संस्कृत में। ना तो यहाँ पर री से ऋषि का प्रयोग होता है और ना ही यहाँ पर बड़ी अय का प्रयोग देखने को मिलता है और ना ही बड़े औ का प्रयोग देखने को मिलता है। तो 11 में से 3 को घटाओगे संख्या आएगी 8। इस सवाल का उत्तर पता चला क्या होगा कि अपभ्रंश भाषा में कौन से स्वर प्रयोग होते हैं, या फिर कितने स्वर प्रयोग होते हैं, कितने होते हैं जी अपभ्रंश भाषा में स्वर प्रयोग, बताइए जरा कितने स्वर प्रयोग होते हैं अपभ्रंश भाषा में। तो इस सवाल का जो सटीक उत्तर आएगा वो आएगा 8। डन, ठीक है ना, अपभ्रंश भाषा में 8। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर कौन कौन से स्वर प्रयोग नहीं होते। एक तो री से ऋषि प्रयोग नहीं होता, बड़ी ए का प्रयोग नहीं होता और बड़े औ का प्रयोग नहीं होता। ठीक है जी, ये प्रयोग नहीं होते, इनके अलावा सभी स्वर प्रयोग होते हैं। तो संख्या हो जाती है 8। रसगुल्ले जी को गुस्सा आ रहा है, क्या हुआ जी रसगुल्ला जी, ठीक है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके जो वीडियो के नीचे एक लिंक लगा हुआ है, उसमें देखिए टेलीग्राम का भी लिंक है जहां से ये पीडीएफ कंप्लीट आपको मिल जाएगी। साथ के साथ एक फॉर्म भी है, फॉर्म जरूर भरना आप, ठीक है। चलिए कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साथ के साथ आप को क्या कुछ समस्या आ रही है, वहां पर सब कुछ लिख सकते हैं। आगे चलिए, देखिए हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। स्टार लगा लो, छपेगा ये परीक्षाओं में, ठीक है। इंपोर्टेंट सवाल है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है। अब देखिए सर्वनाम को पहले समझते हैं कि सर सर्वनाम वास्तव में है क्या। 2 प्रकार के शब्दों से बना है। एक शब्द सर यहाँ पर सर्व, और सर्व के साथ जोड़ा गया है नाम। कल हमने समझ लिया था कि नाम इज इक्वल टू संज्ञा, संज्ञा को ही नाम कहते हैं, ये हमने कल जान लिया था। सर सर्व का अर्थ होता है यहाँ पर सबका, क्या होता है सबका, यानी सभी संज्ञाओं के नाम के स्थान पर जो शब्द आएंगे वो सर्वनाम कहलाएंगे। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बचपन में सर हमने बहुत कहानियां सुनी है अपनी दादी से, नानी से, पिताजी से। जब रात को सोते थे ना तो सोने से पहले पिताजी जो हैं, नानी जो हैं, दादी जो हैं, मॉरल वैल्यू सिखाने के लिए, व्यवहारिक ज्ञान सिखाने के लिए हमें कहानियों के माध्यम से बातें बताया करती थी। और प्रत्येक कहानी शुरू होती थी कहां से, जंगल में एक शेर रहता था, यहां से शुरू होती थी। या फिर एक राजा था, उसके 50 रानियां थी, या फिर चार रानियां थी। अगर ऐसी कहानी आप सुन रहे हैं ना कि एक राजा था, उसके 4 रानी थी, 50 रानी थी, आपने सुनी है तो ठीक है, लेकिन आप अपने बच्चों को मत सुनाना। क्यों? क्योंकि इसका एक गहरा प्रभाव उनके दिमाग पर पड़ता है। एक बच्चा सोचता है कि अगर एक राजा है ना, एक राजा है और उसकी 4 रानियां हैं, तो ये तो सर आम बात है, ये तो आम बात हो गई। उसकी 4 रानियां हैं, ये तो सर आम बात हो गई। एक राजा रख सकता है 4 रानी, 5 रानी, 10 रानी। और बच्चे की रीजनिंग बहुत तगड़ी होती है, बहुत तगड़े से दिमाग का प्रयोग करता है वो। अगर देखो प्यार से उसकी माँ जो है बच्चे को बोलती है, अरे मेरा राजा बेटा, अरे मेरा राजा बेटा, तो वो जो बच्चा है देखो कहां तक दिमाग लगाता है। वो कहता है कि अगर मैं राजा हूं, माँ ने मुझको राजा बेटा कहा, और एक राजा के 4-5 रानियां होना आम बात है। वो लगाता है ए बराबर बी और बी बराबर सी अगर है तो ए के बराबर सी तो होगा ही होगा, यानी मेरी भी 4-5 रानी होना आम बात है, 4-5 रानी होना आम बात है। इस तरीके की कहानी सुनानी बंद करो, ठीक है ना। हाँ, एक राजा उसकी एक ही रानी, एक ही नहीं संभलती, 4-5 कहां से संभालोगे। हमारे जो कंप्यूटर जी हैं वो इस दुख का अच्छे से अनुभव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, तो हाँ जी, एक राजा था और एक रानी थी, या फिर जंगल में एक शेर रहता था। हम यहीं से शुरू कर रहे हैं कि जंगल में एक शेर रहता था, एक शेर रहता था, जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत भूखा था, शेर बहुत भूखा था। शेर ने हिरण को देखा, ये लंबी कहानी हो सकती है। मैं कहने का ये प्रयत्न कर रहा हूं कि देखो अगर आपने एक बार शेर का प्रयोग किया तब तक तो ठीक है, लेकिन बार बार शेर का जो आप प्रयोग कर रहे हो ये ठीक नहीं है। ये जो संज्ञा की आवृत्ति हो रही है बार बार, ये ठीक नहीं है, ये थोड़ा सा अजीब देखने को लग रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, हम यहाँ पर इस शेर की स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जंगल में एक शेर देखा, इसकी जगह पर वह शब्द का प्रयोग करो कि वह बहुत भूखा था। शेर ने हिरण को देखा, इसकी जगह पर प्रयोग करो उसने हिरण को देखा। तो जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग हो रहा है यही सर्वनाम है। ये जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ यही सर्वनाम है, इसलिए कहते हैं संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं, अधूरी जानकारी है, थोड़ी बहुत अधूरी है। संज्ञा का काम ठीक है, इसकी सर्वनाम के स्थान, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग होते हैं, उसके साथ साथ संज्ञा की आवृत्ति को रोकता है। एक बार संज्ञा यहां पर है, एक बार संज्ञा यहां पर है, एक बार संज्ञा यहां पर है, इसकी आवृत्ति को किसने रोका, इस सर्वनाम ने रोका। इसका जो मुख्य कार्य है वो है संज्ञा की
आवृत्ति को कंट्रोल करना, आवृत्ति को रोकना, ये इसका मुख्य कार्य है। संज्ञा की आवृत्ति को रोकना इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए हमारी हिंदी में सर्वनाम को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं सर्वनाम के प्रकार हमें बताइए, एक बताइए सर्वनाम के शब्द। और सर्वनाम के प्रकार अगर बताए जाएं तो 6 हैं और सर्वनाम के शब्द हमारी हिंदी में 11 है। कितने? 11। आगे चलते हैं, यहां पर समझते हैं इस चीज को। सर एक सर्वनाम है जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, बचपन से पढ़ा है हमने पुरुषवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम है सर जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम है सर जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम है सर जिसका नाम है जी हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम है सर जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और कौन सा रह गया? एक सर्वनाम है सर जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितने सर्वनाम हो गए? ये सर्वनाम हो गए सर 6। और इन 6 सर्वनामों के अंतर्गत सर हम 11 शब्दों का प्रयोग करते हैं। कितने शब्दों का? 11, जो कि जरूरी है। जरा देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है सर उत्तम पुरुष, एक होता है सर मध्यम पुरुष, कई बार सुना होगा, एक होता है सर अन्य पुरुष। निजवाचक जो सर्वनाम है, पहले उत्तम देखो, उत्तम पुरुषवाचक में शब्द का प्रयोग होता है मैं, इसमें तू शब्द का मूल रूप से प्रयोग होता है, इसमें वह शब्द का प्रयोग होता है। निजवाचक मैं अपना काम आप कर लूंगा, मैं अपना काम आप कर लूंगा या फिर स्वयं कर लूंगा, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जी यहां पर देखने को मिलता है। संबंधवाचक में जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे, इस तरीके से। अनिश्चयवाचक में कोई आ रहा है या चाय में कुछ गिर गया है, क्या गिरा है? हाथी गिरा है, मक्खी गिरी है, मच्छर गिरा है, नहीं पता चला, कुछ तो गिरा है। निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करी जाए तो यह है मेरा मकान है, यह शब्द का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक में सर 2 शब्द प्रयोग होते हैं, एक शब्द प्रयोग होता है कौन और एक शब्द का सर प्रयोग होता है जी हमारा, एक तो कौन प्रयोग होता है, एक शब्द प्रयोग होता है क्या। ये 2 शब्द प्रयोग होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर्वनाम के अगर प्रकार पूछे जाएं तो कितने हैं? सर्वनाम के प्रकार हैं 6। और सर्वनाम में शब्द कितने प्रयोग होते हैं? मूल रूप से 11। इन दोनों सवालों का ध्यान से उत्तर करना, हर सवाल का उत्तर 6 नहीं होता, ठीक है, हर सवाल का उत्तर 6 नहीं होता। अच्छी बात है। यानी सर इस वाले सवाल का उत्तर क्या है? हम सर वहां पर पूछा गया है ये मैं का बहुवचन है और मैं सर उत्तम पुरुषवाचक आता है, उत्तम पुरुषवाचक यहाँ पर नहीं है, तो पुरुषवाचक इसका सटीक उत्तर होगा, ठीक है। डी इस सवाल का सटीक उत्तर होगा। आगे चलिए एक और सवाल ये रहा। यहाँ पर हमने अलग प्रकार की जानकारी दी है, उसी से संबंध दी है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है ना वो 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और जहां पर ये तीनों सर्वनाम आते हो वहां पर कुछ अशुद्धि वाले नियम आ जाते हैं, उनके बारे में आगे वाले सवाल में बात करेंगे। तब तक आप इस वाले सवाल का उत्तर बताइए। एक सवाल है जो कि इंपोर्टेंट है, रस को लेकर ये सवाल पूछा गया है, बताइए रस कौन सा है। चॉकलेट वाला सवाल आप इसको कह सकते हैं। जिस भी विद्यार्थी ने सवाल का सटीक उत्तर बताया उसको हमारी तरफ से एक चॉकलेट, जब भी आप मिलने आओगे एक चॉकलेट पक्की, ठीक है। चरण स्पर्श गुरुदेव, नमस्कार जी। प्रतीक चौहान जी, चलिए कैसे हैं आप? हेलो रसगुल्ला, अरे भाई साहब खतरनाक हो जी, आप रसगुल्ला जी कह रहे हो, ठीक है। चलिए इस वाले सवाल का उत्तर बताओ, जब तक आपके 1 मिनट कमेंट हम रिफ्रेश कर देते हैं। हाँ जी, ये हो गए जी आपकी कमेंट अब रिफ्रेश, ठीक है, ये हो गए जी कमेंट रिफ्रेश। इस सवाल का उत्तर बताइए जरा, इस सवाल का उत्तर बताइए क्या हो सकता है। चलिए कि विंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, महाबिनु नारी दुखारे। अब जरा देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सर विंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। हम गलती पता है क्या करके आते हैं? हम गलती एक करके आते हैं कि सर यहाँ पर देखो उदासी शब्द है, उदासी शब्द है, यहाँ पर सर दुखी शब्द है, तो हम करोड़रस उत्तर करके चले आते हैं और हमारी भैंस चली जाती है पानी में। बी वालों का तो उत्तर एकदम से गलत है, करोड़रस तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने केवल 2 शब्द देखे और 2 शब्द देखते ही उत्तर कर दिया, गई भैंस पानी में उनकी। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो विंद के पर्वतों पर वास करते हैं, जो विंद के पर्वतों पर वास करते हैं, क्यों? क्योंकि सर उन्होंने तप व्रत धारण किया हुआ है कि वो तपस्या करेंगे वहां पर, और वो सर उदास हैं, वो सर उदास हैं। अब उदास वो किसके बिना है? सर वो नारी के बिना दुखी है। किसके बिना दुखी है? वो नारी के बिना दुखी हैं। मुझे ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने तप व्रत का धारण नियम लिया है और वो नारी के बिना दुखी है, एक तो आप तपस्या कर रहे हो और नारी के बिना दुखी हो, तो ये तो अपने आप में हंसाने वाली बात है। और अगर ये हंसाने वाली बात है तो सर इसका जो सटीक उत्तर होगा वो होगा सी, हास्यरस। विकल्प क्रमांक सी इसका एकदम से सटीक उत्तर होता है, हास्यरस। हास्यरस। रसों को पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग पूछते हैं कि बताइए रस भरत मुनि के द्वारा कितने बताए गए, क्योंकि भरत मुनि ने सबसे पहले नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में
रसों की संख्या बताई थी 8। भरत मुनि ने 8 रस बताए। उसके बाद सर एक सवाल आता है, मानक रस बताइए। विश्वनाथ जी जो है ना हमारे, उनके द्वारा शांत रस जोड़ा गया। और देखिए शांत रस के जो प्रवर्तक है ना वो उद्भट जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? उद्भट जी। तो कुछ लोग उनको भी मानते हैं, तो यहां पर शांत रस जुड़ा, संख्या हो गई 9। 9 के बारे में हम पढ़ते हैं, मानक रस हो गए। बाद में भक्ति रस और वात्सल्य रस जुड़ते हैं तो कुल रस की संख्या हो जाती है 11। कितनी हो जाती है? 11 संख्या हो जाती है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और रस के अंग अगर पूछे जाए ना कि बताइए रस के अंग कितने होते हैं। अंग मतलब जैसे हाथ पैर चेहरा ये मेरे शरीर के अंग है, उसी तरीके से रस के अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं रस के। कितने होते हैं? 4। आगे चलते हैं, इन सभी रस के अंगों के बारे में हम जानेंगे। तब तक इस वाले सवाल का उत्तर बताइए। रस के अंग, रस के अंग, यहां से एमपीपीएससी, वनडे की परीक्षा आदि सभी परीक्षा यहां से सवाल पूछती हैं। रस के अंगों की संख्या कितनी है? 4। कितने अंग होते हैं जी रस के? प्रिया जी कितने रस होते हैं? सर जी नाक बह रही है, वाह, ठीक है। अब चलिए देखिए, रस के अंगों की संख्या अगर हम देखें तो सर ये रस के अंग होते हैं 4। एक अंग है सर जिसका नाम है विभाव। क्या नाम है? विभाव। एक अंग है जिसका नाम है सर अनुभाव। अनुभाव। एक है सर जिसका नाम है संचारी भाव। संचारी भाव। और एक अंग है सर जिसका नाम है स्थाई भाव। क्या नाम है? स्थाई भाव। एक अंग है जिसका नाम है स्थाई भाव, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर हमें क्या देखना है कि सर इस विभाव का अर्थ होता है कारण। क्या होता है? कारण। अनुभाव का अर्थ होता है सर चेष्टा। क्या होता है? जो आपकी चेष्टाएं होती हैं। सर संचारी भावों की संख्या 33 होती है और स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9। विभाव कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। और अनुभाव कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। यहां से डायरेक्ट सवाल आते हैं परीक्षाओं में। देखिए इनको समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल हमें समझना पड़ेगा। थोड़ा सा डीप में चलें क्या? थोड़ा सा डीप में चलें, डीप में चलें थोड़ा सा। इस सवाल का तो उत्तर हो जाएगा। देखिए अभिज्ञ शब्द का अर्थ होता है जिसको सब कुछ पता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं अभिज्ञ। और जिसको कुछ भी नहीं पता हो उसे कहते हैं अनभिज्ञ। ये इस सवाल का सटीक उत्तर होगा। डीप में चलें थोड़ा सा, चलिए देखो डीप में चलते हैं। मानकर चलिए ये है जी आपका कॉलेज, ये है जी आपका कॉलेज। किस किस को कॉलेज जाना पसंद है? किस किस को कॉलेज जाना पसंद है? उत्तर बताओ जरा, किस किस कौन कौन कॉलेज जाता है? या फिर किस किस को कॉलेज जाना पसंद ही नहीं? सर हम नहीं जाते जी कॉलेज, हम जाएंगे भी नहीं जी कॉलेज, हम नहीं जा सकते कॉलेज। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर आप कॉलेज जाने का आपका मन ही नहीं करता, दिन के 12 बजे सोकर उठते हैं, सर कॉलेज हम जा ही नहीं सकते, हमारा मन नहीं है जी कॉलेज जाने का। लेकिन अभी अभी आपके मित्र का फोन आया, अभी अभी आपके मित्र का फोन आया कि अरे सुनो जी, आपकी महिला मित्र या फिर पुरुष मित्र कॉलेज पढ़ने आने वाला है। और जैसे ही आपको पता चला, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी दिन के 12 बजे सोकर उठता है, उसे पता चला उसके मित्र के द्वारा कि उसकी महिला मित्र कॉलेज पढ़ने आने वाली है, उस दिन तो वह ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा होगा। ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा होने के बाद वो तैयार होगा, तैयार होने के बाद ड्रेस व्रेस पहनकर तुरंत नहा धोकर परफ्यूम वर्फ्यूम लगाकर तुरंत कॉलेज के गेट पर इंतजार होगा। तुरंत उसका क्या होगा? कॉलेज के गेट पर इंतजार। जो विद्यार्थी दिन के 12 बजे सोकर उठता था, आज वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया 4 बजे, सुबह ही 4 बजे उठ गया। यानी उसके मन में एक भाव जागृत हुआ है। कौन सा भाव? उसके मन में सर प्रेम का भाव जागृत हुआ है। और इसी प्रेम को हमारे रस के भाव में कहते हैं रति। कहते हैं उसके मन में रति का भाव जागृत हो गया। किसका भाव जागृत हो गया? रति का भाव। अच्छी बात है। अगर उसके मन में रति का भाव है, उसने सारा काम किसके कारण किया है? उसके मन में ये भाव किसके कारण जागृत हुआ? तो सर जो कारण होगा ना, जो कारण होगा वही क्या होगा? वही विभाव होगा। कारण यहां पर हो गया सर उसकी महिला मित्र या फिर उसका पुरुष मित्र, जो भी हो, जो भी हो, उसके कारण वह सुबह सुबह जल्दी जग गया। अब जैसे ही उसने देखा वो यहां पर आकर खड़ा है, यहाँ खड़ा है जी वो, ठीक है ना, ये खड़ा है जी वो, यहाँ पर खड़ा है, ये खड़ा है। और जैसे ही उसने देखा कि महिला मित्र कॉलेज के गेट से अंदर आ रही है, इससे रहा नहीं गया और इसने इसको कुछ शब्द कहे। इसने एक शब्दों में क्या कहा कि आज आप बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हो, आज आप बड़ी सुंदर लग रही हो। और जैसे ही इसने कहा कि आज आप सुंदर लग रही हो, जवाब भी आएगा भाई कुछ। जवाब में उड़ती हुई सैंडल आती है। क्या आती है? उड़ती हुई सैंडल। कि ले, तूने कहा कैसे हमसे? अब देखो बेचारे ने कुछ कहने की चेष्टा करी। जो भी इसके द्वारा कही गई चेष्टा है उसे हम क्या कहते हैं? सर जो भी चेष्टा करी जाती है उसे कहते हैं अनुभाव। जो भी चेष्टा करी गई, चेष्टा क्या करी गई कि सर उसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, ये चेष्टा करी, सैंडल उड़ती हुई आ गई, बेचारे का घाटा हो गया, चारों तरफ बेइज्जती हो गई, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भाई देखो, मैं नहीं सिखा रहा आपको कि आपको ऐसा करना है, नहीं,
मैं सिखा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये क्या चीज होती है, ठीक है ना। अच्छी बात है। देखिए जो अनुभाव होता है ना, 4 प्रकार का होता है, जिसमें से 2 प्रकार प्रमुख है। एक है सात्विक, एक है सात्विक और एक है कायिक। ये दोनों प्रकार इंपोर्टेंट है, ये दोनों प्रकार प्रमुख है। जो हमारे सात्विक हैं, ये ऐसी चेष्टाएं होती हैं जो कि स्वतः हो जाती हैं, जो कि 8 प्रकार की होती हैं। स्वतः संपन्न होने वाली 8 प्रकार की होती हैं, जिनको हम सात्विक कहते हैं। जैसे आप और आपकी महिला मित्र या फिर आप और आपका पुरुष मित्र एक ही बेंच पर बैठे हो कॉलेज में, और आपको पता चलता है कि आपकी जो महिला मित्र है उसका पेन खत्म हो गया, वो कुछ नोट्स बना रही है और उसका पेन खत्म हो गया। वो पेन खत्म तो हो गया, और आप इसीलिए पिछले कई सालों से 2-3 पेन एक्स्ट्रा लेकर जा रहे थे कि पता नहीं कभी किसी का पेन खत्म हो जाए तो हम पेन देने के बहाने उनसे बात कर लें। हम जानते हैं आपको, ठीक है ना। अच्छी बात है। तो आपने क्या किया, आपने उनसे कहा कि हमारे पास एक्स्ट्रा पेन है। तो देखो, पहली बार बातचीत हो रही है, सिचुएशन को समझना। तो अगर आपने उनको पेन दिया, पहली बार बातचीत हुई है, उन्होंने आपसे पेन मांगा, तो पेन देते समय ना आपके हाथ ऐसे ही कप रहे हैं कि लीजिए पेन मैं एक्स्ट्रा लेकर आया हूं, ऐसे कप रहे हैं। तो क्या आप जानबूझकर हाथों को कपा रहे हो? नहीं। ये ऐसी क्रिया है, ये ऐसी चेष्टा है जो कि स्वतः हो रही है। और जो स्वतः चेष्टा होती है वो कहते हैं हम उनको सात्विक। जैसे कई बार घबराहट के कारण पसीने आना, या जानबूझकर पसीने आप अपने शरीर पर लेकर आ रहे हो? नहीं सर, ऑटोमेटिक आ रहे हैं। किसी से बात करते हैं तो सर शब्द नहीं आते, कई बार पसीने आते हैं, कई बार हम खड़े के खड़े रह गए। जैसे माता अगर कई वर्षों के बाद अपने बच्चे से मिले तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो क्या माता जानबूझकर रोई कि उसकी आंखों से स्वतः आंसू आ गए? स्वतः आंसू आ गए। तो ऐसी चेष्टा जो स्वतः हो जाती है वो सात्विक है। और आपने जानबूझकर करी, जानबूझकर यानी किसी को गले लगाना, किसी से बातें करना, आपने जानबूझकर कहा कि आप सुंदर दिखाई दे रही हैं, तो ये तो कैसी चेष्टा हो जाएगी? ये हो जाएगी सात्विक। अभी इस सवाल पर आते हैं, अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ। आगे इस पर भी हम बात करेंगे। संचारी भावों की संख्या 33 है। एक मुनि हुए हैं देव, देव मुनि ने कहा था कि नहीं जी 34वां संचारी भाव भी बना दो, जो छल है ना, छल कपट, उसको 34वां संचारी भाव बना दो, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। अभी भी संख्या 33 है। स्थायी का अर्थ होता है परमानेंट, जो भाव हमारे मन में हमेशा परमानेंट तरीके से विद्यमान रहते हैं उन्हें कहते हैं हम स्थायी भाव। क्या कहते हैं? स्थायी मतलब परमानेंट रहने वाले भाव। चाहे बच्चा एक दिन का हो, चाहे कोई व्यक्ति मरने की स्थिति में हो, उसके मन में 9 भाव होते ही होते हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट विलोम शब्द दिए गए हैं। आगे चलिए, एक और सवाल। वैश्वानर शब्द का पर्यायवाची बताइए। इंपोर्टेंट शब्द है। अब देखिए 2 शब्दों पर ध्यान देते हैं हम। एक शब्द है सर हमारा अनिल, और एक शब्द है सर हमारा अनल। क्या है? अनल। ये दोनों शब्द इंपोर्टेंट है। इस अनिल शब्द की बात करें, अनिल शब्द का अर्थ होता है सर हवा, और इस अनल शब्द का अर्थ होता है आग। क्या होता है? आग। आग को ही सर हम कई नामों से जानते हैं। कई नाम कैसे सर? देखिए, आग को सर हम पावक कहते हैं, कई बार हमने पढ़ा है, पावक कहते हैं इसको। इसी को सर हुतासन कहते हैं आग को। आग को ही सर वैश्वानर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्वानर कहते हैं आग को। आग को ही रोहितासो कहते हैं। क्या कहते हैं? रोहितासो कहते हैं। आग को ही कृषाणु कहते हैं। आग को ही जात वेद कहते हैं। ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। और सर अनिल, अनिल यानी हवा। गांव देहातों में तो बयार इसको कहते हैं, हवा तो कहते ही हैं। पवन ववन ये सभी इसको कहते हैं। समीर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? समीर। कई जगह पर समीर शब्द भी देखने को मिला है इसके लिए। वात इसको कहते हैं। और मारुत एक शब्द देखने को मिलता है। मारुत का अर्थ होता है पवन, और यहीं से बनता है मारुति, जो कि हनुमान जी का पर्यायवाची बनेगा। तो सर वैश्वानर जो शब्द है ये आग का पर्यायवाची होगा। ये देखिए, धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। धरा किसको कहते हैं? पृथ्वी को। धरा पर जो धरा हुआ है, धरा पर कौन धरा है? सर पर्वत धरा है। पर्वत, पर्वत का है। बिजली, बिजली के लिए अगर हम बात करें, देखिए बिजली को हम कहते हैं सर क्षण प्रवाह। एक क्षण के लिए प्रवाह यानी उजाला उत्पन्न कर देती है। तड़तड़ाके की आवाज आती है इसलिए तड़ित कहते हैं। दामिनी, दामिनी सर इसी को कहते हैं। दामिनी, दामिनी के साथ साथ इसी को सौदामिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौदामिनी भी इसी को कहते हैं। सौदामिनी के साथ साथ सर इसको विद्युत कहते हैं संस्कृत में। क्या कहते हैं? इसी को विद्युत कहते हैं सर। इसी को चंचला, चंचला का शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी, ठीक है ना, लेकिन बिजली के लिए भी प्रयोग होता है। इसी को चपला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चपला भी कहते हैं। बहुत सारे शब्द हैं इसके लिए। अनिल, अनिल शब्द का अर्थ होता है सर हमारा वायु। चीजें क्लियर? आगे चलिए, अगला वाला सवाल ये रहा। चलिए, अंगूठी का नग होना, मैंने बताया था जो मुहावरा होता है ना, मुहावरे की पहचान करते हैं हमेशा 99% इसके अंत में ना होता है। अगर ना है तब तो मुहावरा है, ठीक है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा सर अरबी भाषा का शब्द है। याद आया कुछ?
मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। इसके साथ साथ अगर हम मुहावरे के बारे में बात करें तो सर दो कंडीशन बनती है, या तो संज्ञा के साथ क्रिया का योग होगा तब जाकर कोई मुहावरा बनेगा, या फिर सर संज्ञा के साथ किसी विशेषण का योग होगा तब जाकर कोई मुहावरा बनेगा। ये दो कंडीशन होती है, ठीक है ना। उसके साथ अगर हम बात करें कि सर अरबी भाषा का शब्द है, किस भाषा का, अच्छा अरबी भाषा का तो शब्द लिख ही लिया, क्या इसका प्रयोग स्वतंत्र तरीके से हो सकता है? नहीं सर, स्वतंत्र तरीके से इसका प्रयोग नहीं होगा क्योंकि पूर्ण वाक्य नहीं होगा। अंगूठी का नग होना, अगर किसी अंगूठी का नग है ना तो वो उसी ढांचे में आएगा, उसी सांचे में फिट होगा, किसी और अंगूठी में नहीं आ सकता। उसको बोलते हैं कि एक दूसरे के लिए बने होना, यानी अनुरूप जोड़ा होना। अगर कंप्यूटर जी और उनकी धर्मपत्नी जी एक साथ खड़े हैं तो हमारे जो कुछ फैकल्टी के मेंबर हैं या फिर कुछ सदस्य हैं वो बोलते हैं कि क्या अनुरूप जोड़ा है, अंगूठी के नग जैसे लग रहे हैं, यानी अनुरूप जोड़ा होना, एक दूसरे के लिए बना होना। डी इस सवाल का सटीक उत्तर होगा। आगे चलिए ये वाला सवाल। अच्छा, कुछ हमने और मुहावरे दिए हैं आपके लिए, इनको जरूर पढ़िएगा। इस वाले सवाल को करते हैं होमवर्क में। किसमें करते हैं इस वाले सवाल को? होमवर्क में करते हैं। इसके बाद की जो कहानी होगी वो कल शुरू होगी। हाँ, इसके साथ साथ में आपके ना डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म पड़ा हुआ है। फॉर्म क्या है? उस फॉर्म में विशेष प्रकार की जानकारी जो कि आपकी जो कि आपको फिल करनी है, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत लाभदायक होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हिंदी का कोई फाउंडेशन आए तो यस में कमेंट करना, हम उस पर विचार करेंगे, उस पर सोचेंगे, फिर हम कुछ डिसीजन पर पहुंचेंगे। फिर हम मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, और कल की क्लास में आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री कृष्ण।